Assalamu alaikum viewers. So I'm your host Sama once again, and welcome to the fifth podcast of this podcast series named Sports Banter. तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि over the course of last few days we were building up for the big day or the 9th of June when we had the ultimate cricketing game India versus Pakistan, and finally that game has taken place. And as you can see, the five of us in this podcast, all of us visibly look dejected, sad, दुखी लग रहे हैं सारे. एंड ऑब्वियसली द रीजन इसके पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर हिंदुस्तान से हार गया है. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें इस गेम से कितना प्यार है, कितनी लगन है. ठीक है, वी लिव एंड ब्लीड क्रिकेट. तो अगर इस लिहाज से हम देखें तो वंस अगेन हम उस सिमिलर टेरिटरी के अंदर हैं जहाँ पे हम अपने खिलाड़ियों से, इस गेम से, इस खेल से इतना प्यार करते हैं, लेकिन एट द एंड जो हमें मिलता है उसका आउटकम, उसका रिजल्ट वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है. तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि बिल्कुल एक तरफा मोहब्बत जो कुछ सालों से चलती आ रही है वो चलती जा रही है. तो वही वजह हिसाब है. So, before beginning with this podcast, I would just like to give one disclaimer, and that is that we don't have anything personal against any of the cricketer or any person in the sports staff or any person on the management team. So, during this podcast, if any one of us mistakenly or accidentally goes a bit too harsh or a bit out of way against any person or personality, we don't mean to be. So इट्स जस्ट दैट कि जैसे कि मैंने कहा कि हमारे इमोशंस अटैच्ड हैं इस गेम के साथ. तो कुछ जगहों पे हम कह लो कि थोड़ा हद से ज़्यादा बोल सकते हैं. बट अगेन वी डोंट हैव एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनी प्लेयर, सपोर्ट स्टाफ, टीम मेंबर और एनी मैनेजमेंट टीम मेंबर. इट वुड बी सोली नहीं अच्छा। भाई, आप पर्सनल हो गया। मैं तो पर्सनल होंगी। आप पर्सनल. पर्सनल हो हाँ गया, ठीक है, बहुत पर्सनल हो गया। फिर भी हमें आज disclaimer तो पर्सनल होना बनता है भाई। disclaimer. Let's just begin with the podcast since we are done with the disclaimer. So we have the usual set of the so-called Shaikine cricket. On the top right, we have Faraz. On the top left, we have Nofil all the way from US once again. Thank you, Nofil. On the bottom left, we have Numeer. And in the middle below, we have the eldest boy or Namra Shafiq. And on the bottom right, we have Ahmad Aftab once again. So thank you everyone for joining once again. So let's just begin with the podcast now. So here's my question first of all, and this is from you, the eldest boy or Namra. कि बताएं क्या हुआ आज, मतलब क्या छोटा सा टारगेट था 119 का और रन बॉल सिचुएशन थी हमारे पास, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर पाए. मतलब कि वंस अगेन बैटिंग ने हमारा साथ नहीं दिया, जो कभी भी नहीं देती। तो यूजुअली हुए मतलब कि बट 120 कुछ भी नहीं था। लिटरली बॉलर्स ने अपनी जान लगा दी और आपको प्लेट में रख के दिया कि जस्ट प्ले अ लिटिल सेंसिबली एंड वी आर गोना बी एबल टू डू इट। बट आप मतलब कल्प्रिट आपस से बड़ा तो रिजवान है ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखते हैं तो वो इतने कहते हैं सालों कि ने 13 किए हैं इकट्ठे। बाबर, उस्मान एंड फखर। मुझे लगता है कोई शर्त लगा के आए थे कि आज करेंगे सिर्फ 13, हाँ। ज्यादा करने ही नहीं ते, है. तो 13 तो वैसे ही अनलकी नंबर होता है ना, तो मेरे ख्याल से इस वजह से आ रहे हैं, और भी वजह नहीं है। अच्छा नोफिल, अगला सवाल मेरा आपसे है कि हम तो भाई कहते थे कि हमारी जो एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी है बाबर रिजवान की, वो फेल नहीं करेगी. ठीक है, ये आ गए हैं अब तो बस अब हालात अब सेट हो जाएंगे. और देखा जाए तो हम्म। अब तो एग्जैक्टली इनके लिहाज की सिचुएशन थी, मतलब कि रन बॉल आपने खेलना है, दोनों टेक्निकली हम्म। बैट्समैन है, लेकिन फिर भी आज ये लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए, हालांकि आज तो इनके लिए टेलर मेड सिचुएशन थी. हम्म। देखिए, शुरू में जब शुरू हुए थे तो स्ट्रांग काफी शुरू हुए थे, बाबर और रिजवान दोनों। रिजवान तो मैंने पिछले 2-3 मैचेस जो देखे हैं उसके अंदर मैंने उसे जल्दी आउट होते ही देखा है। लेकिन वो सबसे ज्यादा खड़ा रहा है। तो पहले पहले जो पहले 3-4 ओवर थे उसके अंदर दिख रहा था कि ये पार्टनरशिप कहीं जाएगी। तो वो जो स्टार्ट था हमारा काफी स्ट्रांग था। लेकिन वो जो एंड पे एज होगी बॉल और बाबर आउट हो गया, वो पता नहीं क्या बॉल खेली या फिर उसकी गलती थी या क्या। लेकिन वो पहली जो जोड़ी थी ना वो सही जा रही थी अंटिल बाबर साहब का वो मसला बना। और फिर उसके बाद बस गिरने लग गए। ये जोड़ी तो ठीक है, लेकिन अब वो खैर बैड लक कह सकते हो या कुछ कह सकते हो, उन दोनों की बात कर रहा हूँ, बाकियों की नहीं बात कर रहा। मिडिल ऑर्डर का तो कम्प्लीटली दूसरा हिसाब है ना। ठीक, लेकिन मतलब उन्होंने अपनी आपने कोशिश। यहाँ मिडिल ऑर्डर की बात अभी कर दी है खुद से ही. तो हाँ जी। आज मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि
हमारी जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, सो कॉल्ड वाइल्ड कार्ड एंट्री, कि हमने एक स्पेशल एक यूएई से प्लेयर को बुलवाया, उस्मान खान से, उन्होंने हमारी लीग के अंदर आके परफॉर्मेंस दी है, और उन्होंने कोई डोमेस्टिक नहीं खेली हुई, कोई पाकिस्तान की टीम ए या अंडर 19 कहीं से भी नहीं खेला हुआ, वो एकदम से आते हैं टीम में, और ये है हमारे पास अल मशहूर उस्मान खान। तो इनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 13 स्कोर किए हैं 15 बॉलों पे। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? शुरू में जब ये आए थे तो आई गेस कोई 4-5 बॉल्स इनसे बैट टच ही नहीं हुआ, तो ऐसा फील हो रहा था कि कोई लाइक टेक्निक ही नहीं है इनकी बैटिंग। ऐसे ही। तो जैसे ही थोड़ा सा सेटल होना शुरू हुए हैं तो एकदम विकेट लूज कर दी। हम्म बट आई स्टिल फील कि जो आज का टोटल था तो वो लो स्कोरिंग ही, बट लाइक जो हमने मेन चीज करनी थी कि स्टार्ट लाइक रन रेट हमारा शुरू में क्लोजर टू 6 रखना था और विकेट्स इन हैंड होनी चाहिए थी, और वो मेरे ख्याल से हमारी 10th 11th ओवर तक थी। हम्म और आई गेस जो मेजर टर्निंग पॉइंट था वो रिजवान की विकेट थी, जो उसने बुमराह को ऑफ ऑल पीपल, उस बॉलर को जो उनका बेस्ट बॉलर है, उसको ये शॉट खेलने की कोशिश की। हम्म तो उसके बाद से आई गेस इवन देन सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी, लाइक हमें आई गेस 14.1 ओवर्स पे रिजवान आउट हुए और तब हमें आई गेस 42 रन चाहिए थे 36 बॉल्स पे। तो आई गेस तब भी सिचुएशन कोई इतनी वो नहीं थी। तो शादाब, इफ्तिखार और रहमाद से आप एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट करते हो कि एटलीस्ट इस सिचुएशन से तो हमें निकाल सकें वो, बट सैडली वो आज फिर उन्होंने डिसअपॉइंट किया। ठीक है नुमीर, इतनी अगर डीप आप हमारी बैटिंग जा रही थी फिर भी मतलब कि कोई कुछ नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसे ही है। नुमीर, मैं आपकी अब आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये आपके सामने पाकिस्तान के सो कॉल्ड द मोस्ट डेंजरस प्लेयर, द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्लेयर, ठीक है, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? आज इन्होंने कैसी बारी खेली, कैसे आउट हुए, कैसी परफॉर्मेंस थी इनकी? यार इनका स्टार्ट तो बहुत अच्छा था, और जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल इसी तरह का स्टार्ट था। लेकिन जो ये आउट हुए ना, डिसमिसल इनका वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। ठीक है, मैं मुझे इनसे इस तरह का डिसमिसल एक्सपेक्टेड नहीं था। ये एक मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो गए, बॉल को जज नहीं कर पाए। ठीक है, एक तरह से कह लें कि उस बॉल पे इस तरह की शॉट बनती नहीं थी जो उन्होंने खेली, और पीछे जाके विकेट कीपर के डायरेक्ट हाथों में इन्होंने बॉल पकड़ा दी। स्टार्ट अच्छा था, अगर कंटिन्यू करते मेरे ख्याल से 2-3 ओवर इस तरह का निकाल लेते, और तो इस वक्त हम सारे जो हैं इतने डिसअपॉइंटेड आपको नजर ना आ रहे होते। ठीक ठीक है। अहमद अल्ताफ, मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि हमने अभी तो अपने पाकिस्तान के बैट्समैन की हमने बात कर ली, ठीक है, किसने कितना स्कोर किया, क्या हिसाब किताब था। तो उससे पहले जो इंडिया की इनिंग्स थी उसके अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने उनकी जैसी बैटिंग लाइनअप को 119 तक रिस्ट्रिक्ट किया, डिस्पाइट अ वेरी गुड ओपनिंग जो स्टैंड था उनका। वो आई गेस मेरे ख्याल से पावर प्ले के अंदर 50 रन कर चुके थे अपने, और तकरीबन उनके 12 ओवर्स के अंदर तकरीबन 80 रन भी हो चुके थे, तो वो सही जा रहे थे बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमारे बॉलर्स ने अच्छा कम बैक किया। तो हमारे बॉलर्स के बारे में क्या कहना है आपका? हु वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स फॉर द डे? बॉलर अगर मैं आज देखूं तो आज के मैच में सबसे बेहतरीन बॉलिंग जो की वो नसीम शाह की थी। हम्म क्योंकि जो अर्ली ब्रेक थ्रूज थे ना वो तो नसीम शाह ने दी, और इवन जो पार्टनरशिप थी जो अक्षर की और पंत की पार्टनरशिप थी वो भी नसीम शाह ने ब्रेक की है। और जो अगर अब हारिस रऊफ का से पिछला ओवर देखें जो उसने ऋषभ पंत को किया था, तो वो तो एक दफा स्कोर्स लीक कर चुका था। तो आई थिंक जो कंट्रोल एक दफा लेकर आया था ना वो नसीम शाह था। और अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस बॉलिंग वाइज भी देखें तो मुझे लगता है बॉलिंग ओवरऑल बहुत अच्छी की है पाकिस्तान ने आज। बस जो एक जो डिफरेंस था ना बैटिंग में पाकिस्तान की और इंडिया की, वो ये था कि उनके बैट्समैन एंड तक शॉट्स ट्राई करते रहे। अगर पाकिस्तान की बैटिंग देखें तो पाकिस्तान ने ट्राई भी नहीं की शॉट्स की। स्पेशली हम्म अगर अमाद वसीम का देखें पाकिस्तान का, अगर बैटिंग कार्ड निकालो आप, तो अमाद वसीम ने टोटल 23 बॉल्स खेली हैं जिसमें उसने 15 स्कोर किया। अगर वो 23 बॉल्स पे एटलीस्ट वो ट्राई भी नहीं कर रहा था कि मैं कोई चौका मारूं छक्का मारूं, और इवन रनिंग भी बिल्कुल डेड कर रहा था, ठीक है ना। अगर चलो शॉर्ट्स अब ट्राई करने जाता, पे एज यूज लग के चौका चौका हो जाता, कोई स्कोर निकलाता है। लेकिन जो एक इंडियन और पाकिस्तान की बैटिंग में एक मेजर डिफरेंस है, बॉलिंग आई थिंक दोनों साइड से बहुत अच्छी हुई है। हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसने बैट्समैन को फॉलो करके, क्योंकि उसके पास स्विंग नहीं है, तो उसने प्रॉपर बैट्समैन को फॉलो करके बॉलिंग की, और जिस तरह 2 विकेट जो उसने बाउंसर पे लिए हैं। और अगर बैटिंग वाइज भी देखा जाए तो मुझे लगता है शादाब खान ने फिर भी शॉट ट्राई करते हुए आउट हुआ। वो ऐसा नहीं है कि आके बैठ ही गए हैं, उसने शॉट्स लगाने की कोशिश की, इफ्तिखार ने और अमाद ने।
इन्होंने तो एंड तक शॉट की कोशिश ही नहीं की ना। अब आप वेट कर रहे हो कि आप आखिरी ओवर में आके शॉट मारोगे, ये तो नहीं फिर चल सकता ना। स्पेशली आई थिंक जो स्पिनर का ओवर था अक्षर पटेल का, उसमें अगर अमाद वसीम शॉट की ट्राई करता, छिके की, सिक्स की ट्राई करता लेग साइड पे, ये सोच के कि बाउंड्री वहां पे शॉट है ऑफ साइड पे तो मैं खेलूंगा ही वहां पे, अगर वो ट्राई करता तो आई थिंक शायद अगर शॉट लगाते कोई एक आधा एच लग जाता, कुछ स्कोर हो जाता इस तरह से। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो अमाद वसीम और इफ्तिखार ने एंड में जो बॉल्स बीट की हैं, और एक अटेम्प्ट तो करनी चाहिए थी, ठीक उन्होंने तो इवन है, अटेम्प्ट किया क्या। ठीक है। नम्रा, ये अहमद आफ्ताब ने भी बात की है कि हमारे जो बैट्समैन थे, स्पेसिफिकली इमाद वसीम, शादाब खान, इन्होंने ट्राई ही नहीं की। जब नसीम शाह आए हैं तो उन्होंने थोड़ी इंटेंट दिखाई है कि हाँ भी स्कोर करना है, हमें टारगेट चेज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्ट्राइक रेट्स, तो हमारे पास सिर्फ दो बैट्समैन है, बल्कि तीन बैट्समैन जिन्होंने कहने के 100 का स्ट्राइक रेट क्रॉस किया है। और वो भी हम नसीम शाह को बैट्समैन तो नहीं कह सकते, सिंस इज अ बॉलर। उसके अलावा बाबर आजम का 130 स्ट्राइक रेट था, फखर जमान का 162 है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो मतलब बड़ा बड़ा क्लेम करते थे कि हमने भाई एक अटैकिंग अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, लेकिन ले दे के तो हम वही जो अपना पुराना ब्रांड है वो खेलते आए हैं इस टूर्नामेंट में। नहीं, इंटेंट तो मुझे लग रही थी, जिस तरह उन्होंने मेंशन किया, इमाद वसीम ने ट्राई ही नहीं की, मतलब कि उससे लग ही नहीं रही थी। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इस दफा इमाद उसके आजम के रिप्लेसमेंट लेकर आए तो इट वुड बी बेनिफिशियल, बट मे बी विद द बॉल ही वाज गुड, बट विद द बैट ही वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। उसने मतलब कि कोशिश ही नहीं की है। और मेरे ख्याल में आई थिंक ये इमाद और जो आपके रिजवान है ना, इन्होंने हमारा सारा मैच जो है ना, आई थिंक बिल्कुल ही, आई डोंट नो, एंड आई मुझे लग रहा था इमाद की फिटनेस भी बहुत ऑफ थी, उससे भागा भी नहीं जा रहा था। अच्छा, आई डोंट नो मेरे इफ यू ख्याल गाइस से नोटिस, रिजवान को बट अगर उससे देखें भागा तो भी नहीं जा रहा था। रिजवान ने 31 रन किए हैं 44 बॉल्स के ऊपर। मेरे ख्याल से T20 के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये एक हॉरेंडस इनिंग्स है। बेशक आपको क्रीज एग्जैक्टली और हम लोग पावर प्ले भी तो नहीं ना यूटिलाइज करते, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। बाबर आजम रिजवान दोनों को फुल यूटिलाइज करना चाहिए। तो उन्होंने मेहन में पावर प्ले में कितने किए थे, 60 अराउंड कर लिए थे कि 50 किए हुए थे? मैंने 50-50 स्कोर किए थे पावर प्ले के अंदर, हाँ, और लेकिन हम वी वर लाइक व्हाट एट 35 36, हमारा कुछ तो इस तरह करके ही था। पूरा पूरा 35 था आई गेस पावर प्ले के अंदर हमारे पास। हाँ एग्जैक्टली, आई मीन वी वर लाइक 15 रन शॉर्ट। उन्होंने सही से यूटिलाइज किया था, हम लोगों ने कभी भी नहीं, मेरे ख्याल में हमारी ओपनिंग पेयर ने कभी फुली यूटिलाइज किया हो अपने जो है ना पावर प्ले को। हम लोग वही कर लेते ना, वी वुड हैव बीन एबल टू लाइक एबल टू सेल थ्रू लाइक कंफर्टेबल सिचुएशन में, हम होते आगे जाके, इतना प्रेशर ना बिल्डअप होता। लेकिन हमारे तो में हमें बैट पे बॉल भी नहीं सही से आ रही थी। आई डोंट नो हम कर क्या रहे थे, मुझे बीच में समझ नहीं एक आ पॉइंट रही। आया था जहाँ जिनको पे खेलना चाहिए उसको खेल नहीं रहे थे, और जिनको नहीं खेलना चाहिए था जो है, मतलब कि उल्टा हिसाब चल रहा था हमारा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इधर मैं करेक्शन करना चाहूंगा, जब इंडिया की स्टार्ट की बैटिंग थी ना उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही थी, तो उसकी हम्म। वजह से जो बाउंस था ना वो बड़ा इवन सा था। इवन पाकिस्तान के बॉलर्स चलो ठीक है यूटिलाइज एंड पे अच्छा कर पाए, लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई है तो उस टाइम पे सूरज निकला था, उसकी वजह से पिच में ड्राइनेस बहुत आ गई थी। जो हम्म। बाबर आजम आउट हुआ है या जो रिजवान ने जो स्लो स्टार्ट लिया, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि बाउंस बहुत अनइवन हो गया था। अब बाबर आजम जिस बॉल पे आउट हुए वो शॉट बहुत उन्होंने बिल्कुल ही फुल लेंथ पे बॉल किया, और फुल लेंथ पे बॉल करके बाउंस बहुत अनइवन हुआ है। इवन आई थिंक फखर जमान का जो आउट था वो भी ऐसे ही था कि वो बॉल बहुत ही अनइवन बाउंस हो गया किसी के, बिल्कुल आपके फुल लेंथ पे बॉल पड़ रहे हैं और वो बाउंस कर रहे हैं। तो आई थिंक रिजवान की बैटिंग तो बहुत उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है, लेकिन अमाद वसीम इफ्तिखार ने फुल टॉस बॉलों पे भी शॉटें नहीं लगाई हम्म। है। ठीक है, रिजवान तो अगर उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो बॉल का मूवमेंट था, बॉल स्विंग भी कर रहा है अनइवन बाउंस भी कर रहा है, उस टाइम पे उसका रोल ठीक था कि वो आराम आराम से लगा हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग में मेन फैक्टर देखा जाए तो वो अमाद वसीम इफ्तिखार के, क्योंकि फखर जमान की विकेट तक तो मैच पाकिस्तान के हाथ में था, कि फखर जमान जब गया तो उस टाइम पे आपको 47 चाहिए 42 बॉल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद अमाद वसीम आया तो उसके बाद वो डिफरेंस से बढ़ता रहा, वो कम नहीं हो पाया। जिस ओवर में फखर जमान आउट हुआ उसमें आप 4 बॉल बीट कर रहे हो, ठीक है, उससे अगले ओवर में रिजवान आउट हुआ है, उसके बाद फिर आप 3 बॉल्स बीट कर रहे हो, फिर जो मेन आपका स्ट्राइकिंग ओवर था जिसमें आपने स्पिनर को मारना था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही वो थी, क्योंकि आप बुमराह को अटैक नहीं कर सकते, आप अर्शदीप को भी नहीं मार पा रहे, आप सिराज को भी नहीं मार पा रहे, आपके पास ऑप्शन है अर्शदीप अक्षर पटेल को, आप उसको भी स्क्वायर कट की शॉट मारने की कोशिश कर रहे हो ऑफ, ये जानते हुए कि वहां पे शॉट चौका लग नहीं सकता, ठीक है, आप छिक्का ट्राई तो करो एटलीस्ट। आई थिंक मेन ठीक डिफरेंस है, जो है वो मादर सिंह की बैटिंग जैसा ठीक है अहमद। अच्छा, हमने पाकिस्तान की बैटिंग की तो बात कर ली है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि
डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान एक अच्छे पावर प्ले के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाया और वो उस तरह से नहीं लेके जा सका, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि बाय द टाइम फखर जमान डिपार्टेड पाकिस्तान के पास रन बॉल सिचुएशन थी जहाँ पे वो मैच फिर भी इजीली जीत सकता था। आई गेस तकरीबन 46 रन चाहिए थे ऑन 46 बॉल्स और हमारे पास 47 बॉल्स, तकरीबन 47 रन 46 46 बॉल्स में चाहिए थे। तो वहां पे आके जसप्रीत बुमराह ने गेम बदली एकदम से। आई गेस 14th ओवर के अंदर रोहित शर्मा जो है इनको दोबारा अटैक में लेके आए हैं। तो नौफिल, हाँ। मेरा आपसे अब अगला सवाल ये है कि जसप्रीत बुमराह को आप जो ऑल टाइम ग्रेट बॉलर्स हैं जैसे कि मैग्रा, वसीम अकरम, फिर आपके यूनुस वकार यूनुस, तो ये जो आपकी टॉप टियर बॉलिंग है फॉर द ऑल टाइम ग्रेट बॉलिंग, इसमें आप जसप्रीत बुमराह को कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि वंस अगेन इन्होंने इंडिया के फेवर में पासा पलट दिया बिल्कुल ही। क्या ख्याल है आपके इनके बारे में? बुमराह जिस तरह की आज उन्होंने बॉलिंग की है और जिस तरह उन्होंने मैच बदला है, तो मेरा तो जहाँ तक ख्याल है उनको इन द ग्रेड्स आप कर सकते हो। क्या से कहते हैं, उनको ग्रेड्स के साथ मिला सकते हो, क्योंकि उन्होंने आज भी वैसी परफॉर्मेंस की और देखें वो बंदा इंजर्ड होकर वापस आया है, तो फिर उसने फिर भी इस तरह की बॉलिंग की है और आप पूरा मैच ही बदल दिए। तो बुमराह की ही बॉलिंग की वजह से ही ये मैच बदला है इन माय ओपिनियन, और पाकिस्तान की ऑफ कोर्स बैटिंग की वजह से। लेकिन एज फार एज परफॉर्मेंस गोज, डेफिनेटली बुमराह को आप कंसिडर कर सकते हो इन वन ऑफ द ग्रेट्स। ठीक है। अच्छा नुमीर, यहाँ पे अगर हम देखें बुमराह के स्टैट्स, तो स्पेसिफिकली अगर हम T20 के देखते हैं तो उन्होंने 64 मैचेस के अंदर 79 विकेट्स ली हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि इनकी इकॉनमी 6.44 है सिर्फ। और इवन अगर हम बाकी जगह पे देखें तो सिर्फ इन्होंने T20s के अंदर ही जो है ना, नॉन इंटरनेशनल T20s के अंदर सिर्फ वहीं पे इन्होंने तकरीबन 7 के पास इकॉनमी दी है। बाकी लिस्ट है क्रिकेट, फिर जो आपके ODIs हैं, फिर इवन जो टेस्ट हैं, सब जगह इनकी इकॉनमी 6 से कम है। तो यहाँ पे आपके क्या कमेंट्स होंगे बुमराह के अकॉर्डिंग? विकेट टेकिंग बॉलर तो हैं लेकिन साथ में रन्स भी आपको बहुत ज़्यादा सेव करवाते हैं। मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत बेहतरीन बॉलर की निशानी है। मेरे ख्याल से हमारे जो बॉलर्स हैं जैसे कि हारिस रऊफ वगैरह हो गए, इनको भी इनका स्कोर कार्ड बहुत गौर से देखना चाहिए और अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। नो डाउट इनकी बॉलिंग भी अच्छी है, हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया आज, लेकिन आई स्टिल फील दैट देयर इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और बुमराह से डेफिनेटली इनको सीखना चाहिए। ठीक है। अच्छा फराज, हमने अब टीम्स की तो बात कर ली है, हमने ये इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप की बात भी कर ली है, पाकिस्तानी टीम की बात भी कर ली है। तो अब मैं थोड़ा फोकस लेके आना चाहूँगा कि जो इनके सारे मैनेजेरियल स्टाफ है जो एट फर्स्ट प्लेस इन सारों को लेके आए हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के जो, अगेन मैं एक तरफ आऊँगा, दोबारा आऊँगा उस साइड पे सिलेक्शन कमेटी की तरफ। हम उन लोगों की बात करेंगे जो इनको लेके आए हैं। तो एक ऐसा इंसान जो कि एक काफ़ी लीडिंग रोल लगता है, जो ये कहने में आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब का राइट हैंड है एक तरह से, वहाब रियाज। तो मैं उसकी बात करना चाहूँगा। तो आपके ख्याल में वहाब रियाज का कितना रोल है टीम के डिसीजंस के अंदर, टीम की स्ट्रेटजीज के अंदर, टीम के टैक्टिक्स के अंदर? और क्या कहीं आपको लगता है कि जो गैरी कर्स्टन एक सर्टेन इन्फ्लुएंस डेवलप करना चाह रहे हैं इस टीम के ऊपर, वहाब रियाज उसको नहीं करने दे रहे, या उसमें कह लें कि कहीं ना कहीं हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं? आई थिंक फर्स्टली जो आपने कहा सिलेक्शन कमेटी, और आई गेस 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है, तो आई गेस ये इंडिया ने भी एक टाइम पे उन्होंने अपनी सिलेक्शन कमेटी में इतने चीफ सिलेक्टर्स रखे थे डिफरेंट डिफरेंट एरिया से। तो आई गेस इस पे इतना कोई खास इसका पॉजिटिव आउटपुट नहीं होता जब आप इतने ज़्यादा एक बड़ी सिलेक्शन कमेटी रख लेते हो। आपको एक ही चीफ सिलेक्टर के साथ जाना चाहिए। और सेकेंडली जो आपने बात की कि आप जैसे आप कह रहे हो कि वहाब रियाज मोहसिन नकवी के काफ़ी क्लोज हैं, और उनके लिए एक हमने एक स्पेशल पोजीशन टीम में बनाई है सीनियर मैनेजर की। सीनियर इससे पहले मैनेजर। जी इससे पहले आज तक कोई सीनियर, नॉर्मली बस जनरल मैनेजर ही होते हैं। इन वहाब रियाज के लिए स्पेशली हमने सीनियर मैनेजर की पोस्ट बनाई। और बेसिकली उनका रोल जो मैं सुनने में यही आया है कि कोच और जो प्लेयर्स के दरमियान गैप है वो ब्रिज करने के लिए उनको ये रोल असाइन किया गया है। अच्छा फराज, अभी यहाँ तक पे आई गेस इट्स एक टू मिनट अर्ली टू से यहाँ कि पे मेरी गैरी बात कर्स आप के। सुने। हाँ जी। ये देखें, आपने चले एग्जांपल दी कि इंडिया भी जो है ना उसने भी ये मॉडल यूटिलाइज किया है एट सम पॉइंट। सही है, चले हम हाँ, एक्सेप्ट, और वो इतना वर्क नहीं किया था। ठीक है, but चले जी। कहते हैं कि उनका वर्क कर भी गया था, ठीक है। और जी। हमने उनको देखते हुए या किसी और सक्सेसफुल इंटरनेशनल टीम को देखते हुए हमने मॉडल यूटिलाइज किया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है
कि क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम वहाब रियाज के स्टैट्स देखें यहाँ पे तो इन्होंने 36 मैचेस खेले हैं T20 इंटरनेशनल में, 34 विकेट्स ली हैं। तो दिस इज़ बाय नो मीन्स एनी एक्सेप्शनल सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड कि जहाँ पे आपको एक सीनियर टीम मैनेजर बना दिया जाए या फिर आपके लिए एक स्पेशल पोजीशन क्राफ्ट की जाए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसको आप हाँ, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सीनियर टीम मैनेजर और इतनी ज़्यादा पोजीशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली आप एक बंदे को केटर करने के लिए अगर आपने ये पोजीशन रखी है तो इसका कोई जिसका कोई एज सच फ़ायदा भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक दैट्स राइट कि जस्ट बिकॉज आपका कोई कनेक्शन है चेयरमैन के साथ या जो भी, तो उस वजह से अगर आपको ये पोजीशंस मिल रही हैं तो। और जहाँ तक सिलेक्शन कमेटी में मेरे ख्याल से जो वहाब रियाज का रोल इसलिए है क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ऐसा प्लेयर हो जिसने T20 भी अभी खेला हो काफ़ी, और तो उस तरह का इस मॉडर्न तरह गेम नहीं, को भी आप इस समझता हो तरह इस कहें वजह कि से। T20 भी अगर खेला हो अभी तो फिर इस तरह तो काम नहीं चलता। इस तरह तो भाई जितने भी ओवर द लास्ट 4 to 5 years प्लेयर्स रिटायर हुए हैं यहाँ से, कहने को तो बहुत सारे हैं अगर हम निकालेंगे। तो जी इसका मतलब हम उनमें से किसी को भी उठा के बना दें कि हमें एक मॉडर्न डे T20 क्रिकेटर चाहिए जो कि आके संभाल सके सीनियर टीम मैनेजर का रोल। तो आई एम नहीं, नॉट। मैं एक सिलेक्शन कमेटी की उसके लिहाज से बात करूं, सीनियर टीम मैनेजर का मुझे भी समझ नहीं आई कि ये के रोल बनाने का फायदा क्या है, कि इसकी एग्जैक्टली जॉब क्या है। मेरे मैं ख्याल से सिलेक्शन अगर आपने कमेटी के यही लिहाज देखना से था बात ना कर कि रहा हूँ। कोई कोई रीसेंट जिस बंदे ने T20 खेला हो या जी रीसेंट कोई प्लेयर हो, तो मेरे ख्याल से वहाब रियाज से ज्यादा बेहतर ऑप्शन अहमद शहजाद होती है आपके पास, यार आप क्या बात मेरे कर रहे ख्याल हैं, से। मेरे ख्याल से उस मेरे लिहाज ख्याल से है बेहतर वहाब रियाज मोहम्मद हफीज बेहतर है था। अहमद शहजाद से। तो शहजाद का तो कैरियर ही कुछ नहीं है ना, आप उसको क्या कंसीडर, आपने 2 इंटरव्यूज के देखे, आप अहमद शहजाद को प्लेयर समझने लग गए हो। भाई ठीक मैं है, अहमद शहजाद को तो प्लेयर नहीं समझ रहा, मैं सिर्फ ये उसकी कह रहा हूँ उसकी उसकी जो भी परफॉर्मेंस आपने इन अगर। सबसे बहुत बुरी रही है। लेकिन अगर इस तरह ये किसी पोजीशन में आप रखते हो तो मोहम्मद हफीज को उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में टीम में डाला था, मोहम्मद हफीज उसकी तो एक रिकॉर्ड सीनियर क्रिटिसिज्म। प्लेयर आ गया ना, नहीं, बात वो तो बात ये डेफिनेटली है। बहुत अच्छा है। देखिए एक चीज तो ये मेरे है ख्याल भैया से अगर कि बेहतरीन जी जी नहीं बेहतरीन बेहतरीन देखो, ऑप्शन मेरे ख्याल से जो है ना, वो इस वक्त आपके पास जिसने बंदे ने जो आपका सीनियर भी है और जिसने T20 भी खेला है, वो आपके पास मेरे ख्याल से एक शोएब मलिक हो सकती है ऑप्शन। शोएब मलिक तो वो तो फिर उसका ब्रांड खराब हो जाता है ना, वो तो अभी वो बात, करंटली फिर मैं प्लेइंग कोई प्लेयर पर्सनल है हाँ, ना। वो एनालिसिस भी होंगे तो खेल फिर रहे देखिए हैं, लीग्स देखिए। वगैरह तो खेलते हैं ना। ये प्लेयर्स वगैरह जितने मर्जी चेंज कर लो, एंड पे बात मेंटेलिटी की आती है। तो जितने मर्जी आप प्लेयर लेकर आओ और उन क्लच मोमेंट्स के आप अंदर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर सकती। अब देखें, आपके रिजवान आउट हुआ, बाबर आउट हुआ, रिजवान आउट हुआ, फिर फखर जमान आउट हो गया। उसके अंदर मिडिल ऑर्डर को एक साथ आ जाना चाहिए थे और कम से कम रन ही ले लेते डॉट लगा के, तो कुछ ना कुछ बन जाता। लेकिन वो मेंटेलिटी ही नहीं थी, वो बस हार गए उसी टाइम कि जी हमसे तो खेली ही नहीं जा रही बॉल। इमाद वसीम को देख लें, वो ऐसे खेल रहा था जैसे टेस्ट क्रिकेट खेलने के वो लिए बस आया है। एक ही शॉट अटेम्प्ट करता जा रहा था, हाँ जी, बार बार हार्ड लेंथ ऐसे पे ही है उसे बॉल बिल्कुल। हो रही। अगर आपको उनको कंपेयर करो लास्ट ऑर्डर इंडिया के बैट्समैन के साथ, तो वो हर बॉल पे दो तीन ले रहे थे एंड तक, और वो आउट भी रन आउट हुए एंड पे जाके। तो वो भाग रहे थे इन बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा। और इमाद वसीम वाज वेरी लेजी, कुछ कर ही नहीं रहा था। इफ्तिखार भी देख लें, वो भी इस तरह नहीं कुछ कर रहा था। वो मेंटेलिटी, हारने से पहले ही जब हार जाते हैं ना, उसकी वजह से जीता हुआ मैच इस तरह का हार जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, जैसे ही बाबर आजम आउट होता है तो टीम उसी टाइम पे अपने मेंटली तौर पे मैच हार जाती है। बिल्कुल जो ऐसे। एक पाकिस्तान का नजर आया ना पिछले T20s में, ये ऐसा हो चुका है, अगर बाबर रिजवान में से कोई, दोनों में से कोई एक नहीं परफॉर्म, दोनों नहीं परफॉर्म करते तो उसका मतलब है मैच हार जाए। और आई थिंक इसकी वजह से बाबर की बैटिंग बहुत अफेक्ट होती है। लेकिन अब हम्म, पूरी टीम अगर रिलाई आप पे कर रही है कि आपने परफॉर्मेंस करनी है, आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो हमने मैच ही हार जाना है, तो बिल्कुल वो ऐसे। तो फिर उस तरह से तो फिर मेरे ख्याल से टीम चल ही नहीं सकती है कि आप रिलाई ये कर रहे हो कि एक बैट्समैन करेगा स्कोर, अगर वो नहीं हाँ जी, स्कोर करता तो हमने हार जाना। अब वो, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि वो उस टाइम पे आउट हो के 10 स्कोर रह गया हो, 40 बॉल हाँ, बची हो, तब ये बेसिकली बाकी बैटिंग लाइनअप पे ना वो चाहती कुछ ऐसा था कि बाबर रिजवान कोई 100 स्कोर करके आउट हो, वही बाकी कर 20 स्कोर हम कर लेंगे 40 बॉलों में, 50 बॉलें जो बची हो। कैमरा बेसिकली साहब, आपने जो सारी बात की बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक की, लेकिन इसका ना क्रक्स यही है आपकी बात का कि हमारे पास जो है वो मिडिल ऑर्डर हमारे पास नॉन बिल्कुल भी नहीं है, एग्जिस्टेंट। वो फौरन ही कोलैप्स कर जाता है। ठीक हम्म, है। तो और मेरे ख्याल वही से बाबर और रिजवान भी इस सिचुएशन से काफी वेल अवेयर हैं। तो हम जो सावरे उनको कहते हैं कि वो दोनों एंकर करे, दोनों एंकर करते हैं, वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके बाद टीम में पीछे कोई वही भी है नहीं है। बिल्कुल।
अच्छा बॉयज़, यहाँ से मैं अगला सवाल पोज करना चाहूँगा कि प्लेयर्स की हमने बहुत बात कर ली है, ठीक है, हमने मिडिल ऑर्डर को ओवर द लास्ट 2 to 3 पॉडकास्ट, बल्कि उससे ही बहुत पहले का मुख्तलिफ जगहों पे शोज़ के अंदर और मुख्तलिफ पंडित्स कह चुके हैं कि मिडिल ऑर्डर नहीं है, हमें पता है इस चीज़ का, ठीक है। उसके अलावा हमारी टीम में और भी मसले हैं कि वी डोंट हैव अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास करंटली स्पिन बॉलिंग का इशू भी है कि हमारे पास अच्छे टॉप क्लास स्पिन विजर्ड्स नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। ये सारे मसले हमने जॉट डाउन कर ली। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो ये है कि मसले तो बहुत हैं, हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। और सॉल्व करने की तरफ जब हम आते हैं, तो अगर एक इंसान शहनशाह है, जो एम्परर है, जो पूरी सल्तनत संभाल रहे हैं, तो वो हमारे सामने शख्सियत हैं ये वाली मोहसिन नकवी साहब, जो कि मेरे ख्याल से इंटीरियर मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, साथ में पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। तो अगर किसी एक इंसान को मेरे ख्याल से ये एक वो रीबिल्डिंग प्रोसेस या रीसरेक्शन प्रोसेस इनिशिएट करना है, तो आई थिंक कि वो ये हैं। तो फराज, मेरा आपसे ये सवाल होगा सबसे पहले कि मोहसिन नकवी साहब को क्या करना चाहिए, कि आपको लगता है कि किसी टीम मैनेजमेंट के बंदे ने या टीम मैनेजमेंट ने मिल के इनकी आंखों में धूल झोंकी हुई है, या फिर वो नहीं बता रहे इनको कि अंदर खाते क्या सिचुएशन है, या इन तक सही बातें नहीं पहुंच रही, या इनको गुमराह कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि मोहसिन नकवी साहब अभी तक क्यों होल्ड नहीं बना पाए, या ऐसे हालात क्यों है टीम में कि लग रहा है कि यार यहाँ पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है, बस मर्जियां चल रही हैं सब दूसरी। मैं यहाँ पे अपनी एक ओपिनियन दूंगा। आपने जब पूछा हाँ फराज से कि क्या करना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब को सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए। ठीक है भाई, क्या नहीं, आप मुझे बताओ क्या क्राइटेरिया मोहसिन नकवी साहब का कि वो पीसीबी के अच्छा ऊपर आए हैं। अच्छा, इनको कोई अभी कितना स्पोर्ट्समैन है टाइम वो, हुआ है? तो चलो आप तो बात ही किसी और डायरेक्शन में ले गए। अच्छा अब एक ठीक है। चीज और है कि पाकिस्तान नहीं, आप तो मेरे ख्याल बात से ही और नहीं वो आप टॉपिक किसी और डायरेक्शन में लेके जा रमीज रहे हो। राजा जब था मेरी मेरी बात इस सुनो, मेरी ऑफिस में, बात सुनो, मेरी तो बात काफी सुनो। बेहतर ऑपरेट कर रहा ओए था आपका आप पीसीबी। थोड़ा सा ना ना, हमें रियलिस्टिक रह के सोचना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब रियलिस्टिक रह के बातें करें, ये पॉलिटिक्स को ना बीच में लेकर आए, या क्रिकेट की बात हो रही है। बिल्कुल आपको मैं इतनी बात ऐसे कर ही। देता हूँ, अरे मोहसिन नकवी नहीं, साहब की बात ये नहीं मोहसिन नकवी है, साहब की मैं बहुत यार पॉलिटिक्स आप को एक्सपर्टीज बीच हैं। पॉलिटिकल में साइड क्या पे ले रहा, गए हो। उनके हाथ है ना, सर आप मैं पंजाबी पॉलिटिक्स को सकते बीच हैं, में लेके नहीं आ ठीक है। रहा, आप लोग एक स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आए हैं। और स्पोर्ट्स के अंदर नहीं, इट्स द पूरी अदर वे जय अराउंड। शाह, एक्सेप्ट इस कर तरह लें, मुझे तो स्पोर्ट्स जय में शाह का पॉलिटिक्स क्या आ रोल गई है है, बीसीसीआई के उसमें नहीं अंदर? जाना अब। ठीक है मैंने ना। फिर आज से एक रियलिस्टिक सवाल पूछा है कि मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे हैं, उन्होंने यही रहना है, ठीक है। बेशक वो नहीं कहीं ना से आए गए हैं, बेशक वो भाई इधर लाहौर से लगाए, जहां से मर्जी उनके लगाने के हुक्म आए हैं, वो लग गए हैं अब, ठीक है, उन्होंने कहीं नहीं जाना। हाँ जी। तो मुझे वो रहते हुए बताएं कि यार मोहसिन नकवी साहब को क्या करना चाहिए अब, कि वो भाई कुछ तो ठीक कर दें, या एटलीस्ट एक प्रोसेस इनिशिएट हो रही सिलेक्शन। इसमें इसमें मैं एक चीज कहूंगा, पाकिस्तान बेसिकली पीएसएल करवाता है कि नए नए प्लेयर्स मिले। अब कुछ प्लेयर्स पीएसएल में, वैसे पीएसएल में भी मेरे ख्याल से जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उसकी कोई उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं है। ठीक है ना, हर साल अगर आप पीएसएल का फॉर्मेट भी देखें तो बाबर आजम रिजवान, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के पास बाबर आजम तो एक टीम से खेल रहा है, बाकी जो बाकी 6 टीमें खेल रही हैं पीएसएल के अंदर, उसमें भी कोई बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाता मिडिल ऑर्डर में या ओपनिंग में। ठीक है, तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा आई फैक्टर है थिंक कि पाकिस्तान की स्किल डोमेस्टिक जो सेट का काफी स्किल डोमेस्टिक सेट का क्रिकेट जो काफी पाकिस्तान के है ना, वो काफी ज्यादा आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा कसूर है इसमें। और जहां तक बॉलिंग की बात है, बॉलिंग की बेसिकली बात है कि हमारे यहाँ टेप बॉल क्रिकेट की वजह से फास्ट बॉलर्स वैसे ही जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट खेली जाती है, तो उसकी वजह से ना, उसकी वजह से यहाँ पे सिस्टम ये है कि फास्ट बॉलर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे, लेकिन बैट्समैन आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जो क्रिकेट का फॉर्मेट है उसमें यह है कि टेप बॉल क्रिकेट है, आपने हर बॉल पे शॉट मारनी है। अब टेप बॉल से खेलने में और हार्ड बॉल से खेलने में बहुत फर्क है। और इंडिया की भी अगर आप देखें तो इंडिया के पास भी सच को इतने अच्छे बैट्समैन नहीं आए इतने इतने सालों से। ठीक है ना, इंडिया के बैट्समैन इंडियन पिचेस पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो इंडिया से बाहर निकलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेज भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, गिने चुने बैट्समैन को छोड़ के। ठीक है ना, गिने चुने बैट्समैन को छोड़ के उनकी परफॉर्मेंसेज भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही है। ठीक है, मतलब तो आई साहब, थिंक आपने बड़ा अच्छा आइडिया शेयर किया मेरे साथ कि आपने जैसे कहा स्टार्ट में जो पीएसएल है वहाँ पे ले दे के जो वही टीम के 2-3 अच्छे प्लेयर्स हैं, सिर्फ वही परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई सिग्निफिकेंट अच्छा नया टैलेंट नहीं मिल रहा जो कि यहाँ पे आके परफॉर्म कर सके। जो निकलता भी है, लेट्स से जैसे साइम अयूब या मोहम्मद आरिस, वो भी आके इंटरनेशनल स्टेज पे जी फ्लॉप कर जाते हैं। तो आपका कहना ये है कि पीएसएल हो रही है, लेकिन इट्स नॉट बेयरिंग द फ्रूट्स या रिटर्निंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर सपोज टू गेट गेट आउट ऑफ इट। तो आप ये सोल्यूशन बता रहे हैं शॉर्टली अब के देखे, पीएसएल का ब्रांड इंप्रूव करना है, यार मुझे प्रोसेस को मेरे ख्याल से ठीक करना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट आई को थिंक आप फिक्स ख्याल करें से और पाकिस्तान वहां से
प्लेयर्स तो लेके मैं आए हैं इसमें ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, तो आपके ख्याल में क्योंकि मोहसिन पीएस नकवी के पास इतना मैं एक टाइम चीज होगा ऐड करना चाहूंगा। अगर डोमेस्टिक को देखने के, लेकिन अब ये कंसिडरिंग फराज उनके ने इतने फराज ने यार बड़ी देखो, डिजिटल अगर गोल्स नहीं आप है। फराज ने देखो बड़ी अगर आपको इंटरेस्टिंग एक बात की है पोस्ट यहाँ दी है, पे। आप उससे इंसाफ नहीं कर पा रहे, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, अगर आपके पास एक पोस्ट है तो फिर आप उस तो पर यार काम भी आप करो बात ना। फिर घुमा के किसी और साइड पे लेके जा रहे हो, देखिए नहीं तो देखिए देखो, बात मैं सिर्फ इतनी घुमा बात के कर रहा हूँ, लेके एक किसी और पूरा साइड पे जा रहे हो। नहीं देखिए देखो बेशक नहीं मेरी नहीं मेरी बात सुनो, उन्होंने अपनी तरफ से तो बेस्ट टीम ही भेजी है जिन्होंने परफॉर्म किया है। जिसने परफॉर्म किया उसको टीम में जगह मिली है। ठीक है, हाँ उस्मान खान की परफॉर्मेंस अगर आप पीएसएल के अंदर देखो, वो आखिरी फेज के अंदर आया, आके वो 50s भी मार रहा है, 100s भी मार रहा है। ठीक है ना, आपके पास कोई जवाब नहीं रहता उसको ना लेके जाने का। ठीक है ना, मतलब वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको उसको लेके जाना पड़ेगा। कल को फिर अगर वो आप उस्मान खान को ना लेके जाते, तो कल को आपकी वामी गालियां निकाल रही होती कि वो इतना टॉप का बैट्समैन है, उसको खेलने नहीं देते, ये नहीं करते। ठीक है ना, सही जहां तक साइम अयूब को तो कॉन्टिन्यूस चांस दिया है, मोहम्मद हारिस को चांस दिया है, साइम अयूब को चांस दिया है, हैदर अली को चांस दिया है। ठीक है ना, इसके साथ साथ शुरू में एक बैट्समैन था फहीम नाम का, उसको चांस दिया है। जो चांसेस तो ऑलमोस्ट सारों को इंटरनेशनल क्रिकेट में ठीक मिले है। हैं। तो ठीक है, आप आप अगर शादाब को मान आप शादाब को किस बेसिस पे लेके गए हो फिर, ये बताओ। आप अगर यार शहजाद की शादाब बड़े अरसे से है पर बैटिंग साल बैटिंग शादाब परफॉर्मेंस तो शायद बहुत अब आपकी अरसे से देखी, आउट ये ऑफ फॉर्म है, ये उसको चूना यार इसको किस बेस पे नहीं लेके खुदा गए। का वास्ता है ये भाई, ये चूने चूने निकाल दो क्या बड़े अरसे से है कि आप फुफो की टीम है उसकी, मतलब बड़े अरसे से है, कब तक उसको रखना है यहाँ पे नहीं टीम में? और शहजाद खान भाई की आप अगर टीम बात आपका करें, टीम में आपका आप काम है ठीक है। परफॉर्म करना, आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो देखो निकलो। यहाँ पे क्या दोस्ती की शहजाद यारियों के नाम खान पे की आप आ नहीं, जहाँ जाते तक हो। शहजाद दूसरी खान टीम की के बात है, साथ शहजाद खान ने भी बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है पीएसएल में। अगर वही आप मैं कह एज रहा हूँ दिखाई है। इस्लामाबाद के ऑलराउंडर लिए। देखो, ऑलराउंडर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस शहजाद खान की है पीएसएल के अंदर। डोमेस्टिक क्रिकेट में एक एक प्लेयर है उसकी जिसने टीम अगर जीती है ऑलराउंडर भाई, परफॉर्मेंस, पीएसएल इस्लामाबाद ही जीती है। आपका एक प्लेयर एक उसकी मिनट एक बैटिंग मिनट एक एक मिनट परफॉर्मेंस है, एक बॉलिंग मिनट परफॉर्मेंस। ये यार इस पीएसएल लड़के को छोड़ो, इस उसके लड़के अलावा इस जो लड़के ने एक आपके बात की है कि उसकी टूर्नामेंट्स टीम होते हैं जीती है। एक इंग्लैंड के मिनट साथ, न्यूजीलैंड के साथ, उसमें कहाँ पे परफॉर्म करे शादाब मेरी बात आपका, सुनो, इनका मैं जवाब वो दे रहा मुझे था। बताओ। इन्होंने बोला है कि उसकी टीम जीती है। आईपीएल कौन जीता है? केकेआर। कैप्टन कौन था? श्रेयस अय्यर। ठीक है, वो है हाँ इंडिया की टीम में। यार वो आईपीएल पे नहीं सिलेक्ट करते ना, ठीक है ना, तो यही तो बात है, यही तो तो बात है। वो यही कह रहा कह हूँ रहे ना। हैं रणजी ट्रॉफी है उनका, डोमेस्टिक पूरा है, सिस्टम है, ठीक है, वहां से प्लेयर लेके आते हैं, उसको ऐसा ऐसा हम्म, लेके आते हैं। एक और आपको मैं एग्जांपल दे दूं, आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स का प्लेयर था जेक फ्रेजर मैकगर्क। सही है, उन्होंने दो तीन मैचेस के अंदर इतनी तबाहकुन बैटिंग की है, तकरीबन कोई उन्होंने 200 का स्ट्राइक रेट टच किया है। इसके बावजूद वो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में नहीं है, रिजर्व्स के अंदर है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में नहीं है। तो ये आप देखेंगे जो विनिंग टीम्स हैं, उनका माइंडसेट क्या है प्लेयर्स को टीम के अंदर लाने का। और जो हम लोग हैं कि एक प्लेयर ने आके 100 कर दिया एक बार एक इनिंग्स के अंदर, उसको हमने भाई अगले 2 ढाई साल का पूरी गारंटी दे दी कि भाई हाँ तू टीम के अंदर है, तुझे कोई नहीं छेड़ेगा। तो ये तो हमने म्यार रखा हुआ है यहाँ ये- सिलेक्शन का। इसमें इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, शदाब की बॉलिंग तो रही है इफेक्टिव, ठीक है ना, वो तो हमें मानते हैं। लेकिन उसने बैटिंग परफॉर्मेंसेस किसी ना किसी जगह पे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी शो की हैं। ठीक है ना, पिछले अगर मैच आप में पास देखिए। भाई आप अरसा साल हो एक गया दो उस निकाल, परफॉर्मेंस को, अब छोड़ दो। छोड़ दो मैं उसको। बैटिंग नहीं की यार, बात प्रूवन कर रहा हूँ परफॉर्मेंस भाई, उसने एज ये अ दी। कैसी बात बॉलर कर नहीं रहे कह हो? रहा। आपके पास एज अ ऑलराउंडर कोई ऑप्शन ही नहीं है। शदाब खान एज ऐसा अ ही है। हिटर खेलता है। तो फिर भाई आप उस ऑप्शन बनाओ ना। आप आप वही बताओ तो कि कह भाईजान रहे हैं भाईजान मेरी आपका। मेरी ऑप्शन बात क्या है, मेरी वो मेरी कहाँ से बात लेगा सुनो, अपने मेरी आप, बात वो सुनो, मशीन मेरी से बात निकलेगी। सुनो। अगेन देखिए अहमद, ऑन ट्रैक। पॉइंट पॉइंट वो है, चलो मानते हैं कि ऑप्शन नहीं है और, लेकिन यहाँ पे मैं मेरे साथ एग्री करूंगा, हालांकि वो अक्सर औकात गलत ही बोल रहे होते हैं या ओवर बोल रहे होते हैं, लेकिन मैं उनसे एग्री करूंगा यहाँ पे कि बात ये है कि ऑप्शन नहीं है, तो वही तो बात है कि वो ऑप्शन चाहिए। आखिर कब तक बिल्कुल। मेडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करेंगे? भाई ठीक, मोहसिन नकवी साहब के बारे में बात कर रहे थे कि ओके ही इज द sort of emperor of this empire named PCB. Okay, Bishop, fortunately, unfortunately, he has the keys for everything that is going to happen with this sport and all the people working under the sport, including the players, the staff, and everything. तो मेरा सवाल ऑब्वियसली आप लोगों से ये था, स्पेसिफिकली फिराज आपसे ये था कि लेट्स अज्यूम कि मोहसिन नकवी साहब अभी स्पोर्ट का इंचार्ज रहेंगे, ठीक है, वो रिज़ाइन नहीं कर रहे, या उनको गवर्नमेंट या जो भी जहाँ भी वो रिपोर्ट करते हैं वो रिमूव भी नहीं कर रहे उनको, तो गिवन द कंडीशन के वो अभी इस कुर्सी के ऊपर हैं, तो वो होते हुए क्या ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि वो जो है ना टीम की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवा सकें, या इन सम सोर्ट जो है ना इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम कह लें कि एक जवाल की तरफ जा रही है, उसको रोक सकें? तो सबसे पहले तो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया आई गेस, उसको तो आप इम्प्रूव करवा ही सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी में उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया का प्रोसेस है सारा, उसको
इसके अलावा अब जो जैसे अहमद आफ्ताब ने बात की थी कि हमारे जो बैटर्स हैं उनकी स्किल सेट का भी इशू है, तो अब वो तो नहीं, अब मैं कह सकता कि चेयरमैन आके सही करवाएं। वो तो अब बहुत ही आपको ग्रास रूट लेवल पे जाके उस तरह के कोचेस जो हैं डोमेस्टिक पे अपने वो लगाने पड़ेंगे, ताकि ग्रास रूट से ही बंदा पॉलिश होके और उसका स्किल सेट उतना हो कि वो इंटरनेशनल लेवल पे सरवाइव कर सके। अब जैसे कि आज हमने देखा था कि इमाद वसीम और इफ्तिखार, उनसे हार्ड लेंथ पे बॉल खेली नहीं जा रही थी, और वो एक ही लाइक वन डायमेंशनल शॉट्स जो है उससे खेलने से परहेज करें। और अब मुझे नहीं अब पता कि इनका टेन्योर जो है अब कब तक होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे आपको पता है कि पीसीबी के चेयरमैन भी ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स काफ़ी चेंज होते रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो एक ये भी बड़ा हमारा एक मेजर इशू रहा है कि पॉलिटिक्स से भी लिंक्ड है हमारी जो पीसीबी चेयरमैन की पोजीशन है ना। तो ये अनफॉर्चुनेटली भी एक है रीजन। अच्छा नौफिल, अब मैं आपकी साइड पे आऊँगा कि चले हमने मोहसिन नकवी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। फराज ने कुछ बातें कर दी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे प्लेयर्स के पास ना एक वो सो कॉल्ड टेक्निकल स्किल सेट की डेफिशिएंसी है। मतलब काफ़ी हद तक ये प्लेयर्स जो हैं ये काफ़ी वन डायमेंशनल प्लेयर्स हैं। जैसे कि आज इमाद वसीम एक ही शॉट खेलने की ट्राई कर रहे थे और वो उनसे नहीं लग रही थी। उससे पहले अहमद साहब ने ये बात की थी कि जो हमारी कह लें कि एक फ्लैगशिप लीग है पीएसएल, जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी है वो इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट नहीं है। तो अगला सवाल मैं आपके लिए ये पोज करूंगा कि हमारे पास एक डिबेट आती है कॉमनली कि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, फराज ने बात की थी कि मोहसिन नकवी साहब को एक सिलेक्शन क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हों। ये ना हो कि फिर कोई सिफारिश पे आ रहा हो, कोई यहाँ से आ रहा हो, कोई वहाँ से आ रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आइदर इट्स द पीएसएल, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल लीग्स, या फिर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट। हम्म मेरा तो जहाँ तक ख्याल है पीएसएल इज़ अ वेरी गुड फॉर्मेट टू पिक द टैलेंट, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इसकी वजह से आपको देखी जाती है कि ये आपके प्लेयर कैसे चल रहे हैं, और नया टैलेंट भी आता है, उनको आराम से टीम में जगह भी मिल जाती है जिनको पहले नहीं मिलती है एज अ इंटरनेशनल लेवल। मेरा तो जहाँ तक ख्याल है पीएसएल को थोड़ा एक्सपैंड भी करना चाहिए। इससे 6 टीम्स है इस टाइम, और ज़्यादा टीम्स लेकर आओ। और इस तरह क्या से कहते हैं, मैं फुटबॉल की एग्जांपल दूंगा। अब देखें फुटबॉल में लीग्स हैं, एक टॉप टीयर लीग होती है, उससे लोअर लीग होती है, उससे लोअर लीग होती है। तो उससे लोअर भी लीग्स आप कंस्ट्रक्ट करें, ताकि जो टॉप के प्लेयर हैं वो टॉप पे आए पीएसएल पे, और जो नीचे हैं वो फिर भी टैलेंट को जगह मिल रही हो, उनको प्रैक्टिस मिल रही हो, और आहिस्ता आहिस्ता क्रीम टॉप पे आए। तो क्या से कहते हैं, फिर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस तरह जो स्ट्रांग होगा, फिर ही आपको ज़्यादा टैलेंट मिलेगा। और मेरा तो जहाँ तक ख्याल है एक्शनेबल आइटम लीग दूसरी बनाना तो मुश्किल काम ही है। पहले ज़्यादा टीम्स लेकर आए, छः छः टीम्स हैं, ठीक है, 6 टीम्स इज़ गुड, लेकिन इससे ज़्यादा भी टीम्स आ सकती हैं। शहर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के, तो आप स्पॉन्सर भी बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को क्रिकेट का आबादी जुनून है, भी बहुत ज्यादा है। आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो टैलेंट है, लेकिन क्या से कहते हैं, आता नहीं है, उभरता नहीं है, सिफारिश की वजह से रोक जाता है। और एक और बात इसके अलावा मैं थोड़ा सा डिट्रैक्ट होना चाहता हूँ कि जी आपको अभी जो टीम है उसको ना, हमारे पास होने चाहिए बंदे जो सिर्फ मिडिल ऑर्डर पे खेलें, उनकी स्पेशलिटी ये हो कि जी वो आपकी टीम को स्टेबल करें और मिडिल ऑर्डर पे ही खेलें, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाएं इस तरह करके, ताकि आपको कम से कम एंकर तो हो ना इस तरह का। ये देखें अब 2-3 आउट हो तो किसी भी बंदे से पूछ लो, वो कहेंगे जी हम गया, मैच गया हाथ से। 3-4 आउट हो तो हमारे तो होप ही निकल जाती है। तो ये जो है बात, ये फीलिंग टीम पे भी जाती है, उनको भी पता चलता है कि जी उनका भी मेंटालिटी यही है कि जी हमारे 3-4 आउट हो गए तो बस मैच हाथ से निकल गया। तो आपके पास बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो स्पेसिफिकली मिडिल ऑर्डर पे आए और वहीं खेलें, और वहीं से ही गेम उनकी हो। तो इसलिए आपको वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग उन्हें देनी चाहिए कि जी आपके सिर्फ मिडिल ऑर्डर पे खेलने, ये ना हो कि जी आपके बैट्समैन इसलिए खेल रहे हैं कि टॉप पे जाएं। उनकी स्पेशलिटी यही है कि जी वो मिडिल पे खेलें और टीम को एंकर करें। तो ये मेरा जवाब है इसका। ठीक है। अच्छा हमारे साहब नोफिल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने हमें सजेशन दी है कि प्रोबली नंबर वन हम पीएसएल की चलिए बेसिस के ऊपर T20 की सिलेक्शन कर लें, लेकिन हम साथ में ये करें कि नंबर ऑफ टीम्स बढ़ाएं ताकि
a greater pool of players can be catered at the highest level। और उसके अलावा साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह फुटबॉल लीग्स होती हैं, देयर आर मल्टीपल टीयर्स 1 2 3, तो सिस्टम इस तरह का रखें कि अगर बॉटम टीयर से कोई टीम अच्छा परफॉर्म करे तो ऊपर आ जाए, वो ऊपर से कोई नहीं परफॉर्म करे तो नीचे रेलीगेट हो जाए, ताकि इस तरह एक अकाउंटेबिलिटी का सीन चलता रहे कि एटलीस्ट ये ना हो कि लेट्स से एक टीम PSL के टॉप टीयर में बॉटम पे परफॉर्म कर रही है और वो करती जा रही है एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, नो नथिंग कि अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुई तो क्यों नहीं हो रही। तो थैंक यू नोबल फॉर द सजेशंस। अहमद साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि चलें, ये तो हमने मैनेजरियल लेवल बात कर ली कि अच्छा मोहसिन नकवी साहब ये कर दें, लीग को इस तरह इंप्रूव कर दें, नंबर ऑफ टीम्स जो हैं वो इंक्रीज कर दें, तो ये तो होपफुली हो जाएगा इन फ्यूचर, या एटलीस्ट आई होप कि कुछ ना कुछ इसके अंदर होएगी पेशरफ। आपसे मेरा ये सवाल है कि जो करंट 15 प्लेयर्स हैं लेड बाय ऑब्वियसली द किंग बाबर आजम, इनमें से आप किन किन प्लेयर्स को देख रहे हैं कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद बाहर हैं या उनकी इस टीम में कोई जगह नहीं है, ठीक है, और किन किन प्लेयर्स को आप देख रहे हैं कि उनको मजीद चांस मिल सकता है? एंड पर्सनली बाबर को आप किस तरह देख रहे हैं कि वो इस पथेटिक हॉरेंडस वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद किस तरह मॉरली या एथिकली एज अ कैप्टन कंटिन्यू करेंगे या करने के काबिल होंगे? जो बाबर आजम का मुझे लगता है ना वो कैप्टनसी से बैक ऑफ कर देंगे। जहां तक एक न्यूज हमें मिली है, बाबर आजम कैप्टनसी के लिए तैयार नहीं थे, उनको जबरदस्ती कैप्टनसी दी गई थी क्योंकि उनकी PSL में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मतलब एक ये न्यूज तो काफी देर से सर्कुलेट कर रही कि उनको जबरदस्ती कैप्टनसी से हटाया भी गया, जबरदस्ती कैप्टनसी दी गई। अब दूसरी चीज ये है कि जब शहीन अफरीदी को कैप्टनसी दी गई थी तो शहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस बहुत ड्रेस्टिकली ड्रॉप हुई थी। ये शहीन अफरीदी ने न्यूजीलैंड की सीरीज में बहुत बुरा परफॉर्म किया। उसके बाद आई थिंक जिम्बाब्वे की सीरीज थी कि पाकिस्तान में भी एक सीरीज आई थी, उसमें भी शहीन अफरीदी परफॉर्म नहीं कर पाया। दोनों सीरीज जो शहीन अफरीदी को एज ए कैप्टन मिली थी, शहीन अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस बहुत बुरी गिर गई थी। और जैसे ही इन्होंने बाबर आजम को वापस कैप्टनसी दी, शहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस एकदम से दोबारा शूट कर गई थी। तो अगर देखा जाए तो कि चलो कैप्टनसी के लिए तो आपके पास शहीन अफरीदी की एक ऑप्शन है, ठीक है, आप बाबर आजम को हटा के उसको कैप्टन बना दो। तो बात यह है कि प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे अगर जब तक परफॉर्म ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप चेयरमैन कोई भी रख लो, सिलेक्टर कोई भी रख लो, ठीक है ना, वो PSL में परफॉर्म कर लिया, उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कर लिया, कुछ प्लेयर्स ने बिग बैश में भी परफॉर्म कर लिया, जब वो वहां से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्या इशू आते हैं समझ नहीं आती हमें। इसी तरह जिस तरह वो धानी बॉलर है, वसीम जूनियर है, बहुत से बॉलर्स भी हमारे ऐसे रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो वे एक बड़ा एक मेजर इशू ये है कि प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते। बाबर आजम को बार बार कैप्टनसी देने का भी मेन आई थिंक जो एक वजह है या एक मेन यही चीज है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप स्टैट्स वाइज जाओ, ठीक है ना, चलो आप कहते हो कि टीम ये है वो है, ODI रैंकिंग तो आप गलत नहीं हो सकती ना। ODI रैंकिंग है, कुछ स्टेट्स हैं वो क्लियर कट बताते हैं कि एक बैट्समैन परफॉर्म कर रहा है। अगर उसके अलावा आपकी टीम में कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो वो हर एक चीज का ब्लेम तो आप बाबर आजम पे नहीं डाल सकते। आई थिंक आजम खान को टीम में मुझे नहीं लगता कि दोबारा जगह मिलेगी, जितना क्रिटिसिज्म हुआ है और जितनी बात लीक हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर बैटिंग वाइज देखा जाए तो मुझे लगता है उस्मान खान माइट बी परफॉर्मिंग इन फ्यूचर। अमाद वसीम के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि अमाद वसीम की फिटनेस बहुत 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 वर्स है, ठीक है, लेकिन ऑन सेकंड और यही बात है कि अमाद वसीम के अलावा इनके पास ऑलराउंडर कोई नहीं है, ठीक है। शादाब खान की परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन शादाब खान की रिप्लेसमेंट भी नहीं है। अब शादाब खान की जगह मोहम्मद नवाज को उन्होंने इतने मौके दिए लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर पाया। तो आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम पे आजम खान और अमाद वसीम के अलावा और किसी के चांसेस हैं कि इनको निकालने। इवन पाकिस्तान के पास तो रिजर्व बैट्समैन प्लेयर्स ही नहीं है, पीछे 15 स्क्वाड के अलावा जो रिजर्व हैं उसमें भी कोई खास प्लेयर नहीं है। तो बात ही आगे खत्म और हो जाती है। अब आपको एक प्लेयर पाकिस्तान से बुलाना पड़ रहा है अमाद वसीम की रिप्लेसमेंट के लिए, तो फिर आगे बात ही खत्म हो जाती है। ठीक अब है। आपने महरीन मुमताज का नाम तो मैंने तो आज ही पहली दफा सुना है कि वो अमाद वसीम की रिप्लेसमेंट में कोई बॉलर आ रहा है। वो बात वही है ना, आपको रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आगे बात से एग्री करूंगा कि चले हम ये बात करते हैं कि करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स या जो कह लें कि करंट स्क्वाड है दैट इज़ नॉट कैपेबल इनफ, ठीक है। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि ये मीडियोकर प्लेयर्स हैं, ठीक है। आई डोंट कॉल देम वर्ल्ड क्लास अपार्ट फ्रॉम 2 और 3 प्लेयर्स लाइक शहीन, रिजवान एंड बाबर। ये सारे इफ्तिखार हो गए, ठीक है, फ़खर जमान हो गए, ठीक है, शदाब खान हो गए, सॉरी टू से आई डोंट थिंक के दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, दे आर एवरेज प्लेयर्स और स्लाइटली बेटर देन एवरेज प्लेयर्स एट देयर बेस्ट। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि ये
इनको हम निकालें, ये करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स को हम निकालें, विच इज़ अगेन जिस तरह उम्मीद कभी बार जज्बाती होकर बात कर देते हैं, ये अनरियलिस्टिक है। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ तो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एंटायर करंट क्रॉप को उठा के हम साइड में कर दें और नया लेके आए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि प्लेयर्स हमारे पास फिलहाल हैं ही नहीं। तो पर्सनली आई बिलीव कि इट वुड बी अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर जहाँ पे कि हम ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को डेवलप करना शुरू करें, ठीक है, और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आएँ, इस तरह से कि वो बाय द टाइम दे कम फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट दे आर प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली। ये ना कहें कि अच्छा वो यहाँ पे आके सीख रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आके सीख रहे हैं। बात ये हो कि वो सीख चुके हैं, दैट्स अ रेडीमेड प्रोडक्ट, नॉट अ रॉ प्रोडक्ट, दैट्स अ रेडीमेड प्रोडक्ट। तो उन्होंने अब यहाँ आके परफॉर्म करना है, ठीक है। ये मेरा इसके ऊपर व्यू था। बाकी लेट्स जस्ट कम टूवर्ड्स द क्लोजिंग स्टेजेस। सो नुमीर, आई विल जस्ट कम टूवर्ड्स यू। तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है हमारा, ठीक है, 2024। पाकिस्तान के 2 मैचेस हो गए हैं। पहला मैच वो यूएस से हार गया, अगला मैच इंडिया से हार गया है। तो मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि पाकिस्तान के आप क्या प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप के बाद? नहीं, आपको लगता है कि पाकिस्तान स्टिल प्रोसीड कर सकेगा? ये ख़त्म है अब सीन पाकिस्तान का? मेरा नहीं ख्याल, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हमें एक ही जुमले में यूज करने पड़ेंगे अगर हम कहें कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए पाकिस्तान सुपर एट्स के लिए, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो। और साथ ही मैं ये क्योंकि अगर हम टेबल देखते हैं तो साथ पाकिस्तान के 0 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंडिया 4 के टॉप पे है और बेस्ट नेट रन रेट है इंडिया का। यूनाइटेड स्टेट्स सरप्राइजिंगली, जिसको कि लोग कहते हैं कि सबसे लास्ट पे होगा, सेकंड के ऊपर इस टाइम पे। तो अगर हम सिनारियो की बात करते हैं तो प्रॉब्ली एक यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा से हार जाए, आयरलैंड से हार जाए, ठीक है, बाय अ रीजनेबली बिग मार्जिन, और पाकिस्तान हम दोनों मैच जीत जाए रिमेनिंग अच्छे मार्जिन से, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांस है। लेकिन दैट वुड बी अ हार्ड शॉट। आई स्टिल थिंक यूएसए वुड बी एबल टू विन आइदर वन ऑफ दोज ऑब्वियसली गेम्स। यूएसए मेरे ख्याल से आगे जाएगी इंडिया के साथ, ठीक है। और पर्सनली मैं शायद आप लोगों में से आप सबको मेरी बात बहुत बुरी लगे, मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान अब आगे ना जाए, ठीक है, क्योंकि उससे फिर हमारी उम्मीदें ऊपर चली जाती हैं और फिर हम डिसहार्ट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो ना जाएं, उनको पता चले, ठीक है, कि वो कहाँ पे एक्चुअली आपकी जो सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास टीम है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। दे कम बैक होम और फिर एक ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से काम शुरू हो और अगले वर्ल्ड कप तक चीजें बेहतर हों, और फिर मैं दुआ करूंगा कि उस अगले वर्ल्ड कप में हमारी टीम बहुत बेहतर परफॉर्म करे। मैं आपको ये अभी कह रहा हूँ, आप लिखवा दें मेरे से, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई सिग्निफिकेंट थिंग्स होती हैं, जो आपने ये बात की है ना कि अगले वर्ल्ड कप से पहले हम तैयारी कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, आप लिखवा लें मेरे से, अगला वर्ल्ड कप आ जाएगा, हम फिर यही बातें कर रहे होंगे उससे 5 दिन पहले कि यार बोलें बा- बोलें। बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे हो ही है, सकता है मुझे भी हमें यही लगता है क्वालिफाइंग कि मैचेस खेलने पड़ जाएं अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वाइट T20। पॉसिबल। और मैं तो ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कह रहा था कि हमारी जो टीम है इसको एक्चुअल में क्वालिफाइंग मैचेस खेलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं ये इसमें ना डिजर्व एक ये चीज डिजर्व नहीं ऐड कर। करते बगैर क्वालिफाइंग मैचेस खेलते। और फ्यूचर मैं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यही देख रहा हूँ, जो फ्यूचर आपकी हॉकी का हुआ है, ये भी अच्छा सामा हॉकी इसमें। टूर्नामेंट ऑफ हो चुका है, इट्स गोइंग लेकिन डाउन। यहाँ ये जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनको 2-3 साल बाद कुछ स्पॉन्सर्स मिलेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है इनको पेप्सी भी छोड़ जाएगा, जो इनके हालात चल रहे हैं इस टाइम पे, जो कि इनका लाइफ लॉन्ग एक वो रहा है स्पॉन्सर। वनडे की परफॉर्मेंस भी देखें तो वनडे की परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान की कुछ ऐसी है कि इमामुल हक और बाबर आजम अगर स्कोर करते हैं या फखर जमान स्कोर करता है तो ये मैच जीतेंगे। अगर वो उन तीनों में से, क्योंकि रिजवान वनडे में परफॉर्म नहीं करता, ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो फिर तो ऑप्शन ही पाकिस्तान के पास ऐसी है ना कि ये दोनों साइड से वो T20 में 2 प्लेयर्स परफॉर्म, 3 प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। इधर से आप मोहम्मद रिजवान को निकाल दो, मामूल हक को डालो, इधर से भी 3 प्लेयर्स परफॉर्म करें, उधर से भी 3 प्लेयर्स परफॉर्म करें। अगर इन तीनों में से कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करते, तीनों प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, तो मैच हार जाते हैं हम। तो हमें बात अगेन वहीं पे आती है, ये रुमीर ने पहले बात की थी अभी आपसे बिल्कुल पहले, कि हम कहते हैं कि जिन प्लेयर परफॉर्म करते हैं बाकी परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम उनकी जगह किसी और को ले आएं या उनकी रिप्लेसमेंट लेके आएं। लेकिन फिर रिप्लेसमेंट ले पे आते हैं तो उस पर आता है कि अच्छा और कोई है ही नहीं, ठीक है। तो जब कोई है नहीं तो उसका एक ही जवाब है, जिस तरह नोफिल ने बात की थी कि आप ग्रास रूट्स पे काम करो, दोबारा प्लेयर्स को तैयार करो, ठीक है, नए प्लेयर्स ग्रूम करो, उनको मेंटली टेक्निकली फिजिकली आप साउंड करो ताकि वो स्टेज पे आके परफॉर्म कर सकें। और उसके लिए गेन यही है जो नमीर ने दोबारा बात की कि बेहतर होगा इस टीम के हक में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं चाहता हूँ आगे जाएं, लेकिन बेहतर होगा कि ये एलिमिनेट हो, ठीक है,
और इनको एक रियलिटी समझ आए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, एक वो चीज़ के भाई कुदरत का निज़ाम लग जाए, वो जीत जाए, वो हार जाए, ऐसे हो जाए और हम आगे पहुंच जाएं। आखिर कब तक हम इसके ऊपर चलेंगे, आखिर कब तक हम इसके ऊपर पलेंगे। एट लास्ट वी नीड अ वर्ल्ड क्लास टीम। ठीक है, ऐसी टीम हम बहुत सालों से देख रहे हैं, डेकेड से देख रहे हैं कि जो चांस पे आगे आ गई। इट्स अबाउट टाइम हम्म हमारे पास एक प्रॉपर टीम हो जो कि वर्ल्ड कप में जाए और हम कह सकें कॉन्फिडेंटली कि यार ये हमारी टीम है और ये जाएगी सेमीज के अंदर या फाइनल्स के अंदर। ठीक है, देखें, मुझे एज अ फैन ये मसला नहीं है कि ये 5 बार फाइनल्स में जाएं और 5 बार हार जाएं। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा, अगर इन्होंने 5 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है ना, तो पांचों के अंदर एटलीस्ट सेमीज के अंदर जरूर जाएं, ताकि एक कंसिस्टेंसी हो, अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कि अच्छा 5 में से 4 वर्ल्ड कप ये बेशक ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएं लेकिन कोई एक आधा जीत जाएं, दैट्स वर्स्ट केस। ठीक है, मुझे भी एक्सेप्टेबल, जो मुझे एक्सेप्टेबल हो ये है कि पांचों जाएं, बेशक ना जीतें लेकिन एक कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस हो। और यही मेरी डिमांड है, आप सबका मुझे पता नहीं लेकिन मेरी एटलीस्ट डिमांड है कि आई नीड अ प्रॉपर वर्ल्ड क्लास टीम। ठीक है, उसमें टुल्ले शुल्ले, ठीक है, चांस वाले बैट्समैन, ठीक है, नॉन टेक्निकल बैट्समैन, या फिर ये कि जिसका दिन हुआ चल गया, ये नहीं। वो बैट्समैन चाहिए जिन्होंने चलना है, जिन्होंने परफॉर्म करना है, क्योंकि अब बहुत मजाक हो गया, कब तक देखेंगे ये होते हुए। तो विद दैट बीइंग सेड बॉयज, सो वंस अगेन, ऑब्वियसली कहने को तो मतलब बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन आई विल कंसिडर इट अ ब्लैक डे वंस अगेन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया ने एक बार फिर से हमारी अच्छी खासी गंदी की है वर्ल्ड कप के अंदर। सही है, और इस केस में स्पेसिफिकली ये था कि ये मैच एक टाइम पे हमारे हाथों में था, प्लेट में था, हमारे लिए पड़ा हुआ था कि यार जीत जाओ आप लोग, लेकिन समा, हमने इंडिया इंडिया ने आपके साथ बुरा नहीं किया, आपने अपने साथ खुद बुरा किया। ठीक है, आपकी बैटिंग लाइनअप ने आपके साथ बुरा किया, आप, इंडिया का कोई कसूर नहीं है। अगर आप ये मैच ये कहो ना कि इंडिया जीता है अपनी वजह से, तो नहीं, इंडिया हम्म जीता है आपकी बैटिंग लाइनअप की वजह से। मैंने वही कहा है कि ठीक है, ये कहना मेरे ख्याल से ज्यादा पाकिस्तान बेहतर होगा। हमने उनको खुद दिया है। उन्होंने मैच में दे दिया हम्म था कि तुम जीतो, ਅਸੀਂ क्या नहीं, ਅਸੀਂ नहीं जीतांगे, ਅਸੀਂ जो कर दें ਅਸੀਂ सही वही है। करांगे, वही गल हैगी सारी। तो बात अगेन वही है कि इट्स अनदर ब्लैक डे। तो वंस अगेन हमने अगर किसी प्लेयर के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में कोई गुस्ताखी की है, ऐसी बात कर दी है जो कि उनको नागवार गुजरे, वी आर रियली सॉरी सिंस वी आर अटैच विद दिस गेम इमोशनली। ठीक है, तो चीज़ें कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, इमोशंस में आपको नहीं पता चलता कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, और हो जाते हैं ऐसे। लेकिन स्टिल विद दैट बीइंग सेड, आई रियली होप कि पाकिस्तान समहाउ कुदरत का निज़ाम चलाते हुए क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, ऑल दो इनके हक में बेहतर नहीं है, लेकिन स्टिल आई वांट के क्वालिफाई कर जाए। चलो मेरी तो खैर है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो बाकी करोड़ों आवाम है उसका दिल टूटे। ठीक है, हम्म, तो लेट्स जस्ट होप के जो बाकी दो मैचेस रहते हैं, कनाडा के अगेंस्ट और आयरलैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान एक अच्छी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दे सके। विद दैट बीइंग सेड, let's just close this podcast. Once again, thank you so much for all your time and see you guys in the next one. बाय बाय। Bye.